नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस, और कांग्रेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठीक कांग्रेस के साथ साथ उससे पूर्व, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से पूर्व भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे। उन सभी राजनीतिक संगठन को ठीक है एट ए ग्लिम्स अर्थात एक संक्षिप्त समय में देख लेते हैं, ताकि आपको कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि समझ में आ जाए। जैसे कि हम बंगाल में कहते हैं, बंगाल में सबसे पहले ठीक है 1836 में बंग भाषा ठीक है प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी। ये क्या था? इसके संस्थापक थे आपके गौरी शंकर, ध्यान रखिएगा, गौरी शंकर। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला जो संगठन था, इसके 2 वर्ष बाद बना 1838 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। क्या? जमींदारी एसोसिएशन। वास्तव में ये बंगाल के जमींदारों का एक संगठन था। ये अपनी मांगों को ठीक अंग्रेजों तक अर्थात शासक तक पहुंचाते थे, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1838 में स्थापित लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ये भारत का प्रथम, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक संगठन था। राजनैतिक संगठन था प्रथम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एकदम सही तरीके से विधिवत स्थापित ये था। ध्यान रखिएगा, ये तो बना था लेकिन ये इस प्रकार विधिवत नहीं था जिस प्रकार से आपका लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि विधि के प्रोसेस के हिसाब से अपनी हम मांगों को रखेंगे, ठीक है, और उन्हीं मांगों को ठीक अंग्रेज उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करेंगे। ये था इसका ठीक है उद्देश्य। इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर। क्लियर है? और दूसरे इसके प्रमुख सदस्य थे राधा कांत देव। राधा कांत देव, इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा, द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है, और राधा कांत देव। किसके भाई? लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। आगे जाके 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये कहाँ हुई? लंदन में हुई। ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीजें बन रही है ठीक, एक्चुअली में आपको एक बड़ा स्टेज में रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, तो उस लिए ध्यान रखिएगा लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ठीक द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा किया गया। द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, कहां पर? ठीक है, आपके लंदन में। अब देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक प्रमुख रूप से आपको ये जान लेना होगा, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, कौन भाई? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। ठीक, तो ये थे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। कहां पर? ठीक, आपके बंगाल में। चलिए अगला देख लेते हैं बंगाल के बाद अन्य प्रांत में। जैसे कि अब देख लेते हैं बम्बई में। बम्बई में 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा किनके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। केवल इनका नाम जान लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा? 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा ठीक महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, 1858 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, अब आ जाते हैं मद्रास में। मद्रास में 2 प्रमुख थे, ठीक है, पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा ठीक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। वास्तव में ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, ठीक है, ये आपका जो बंगाल में बना था, जो प्रथम सभा बंग वाला, ठीक है, बंगाल का, उसी का रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा था। ठीक, तो बस इतना जान लीजिए कि मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई, साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। अब ये सारी पृष्ठभूमि है, अब समझिए आप इन सब चीज को। इसी बीच में ठीक जो अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, ठीक ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम, इन महोदय को थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ कि जो भारतीय है ये असंतुष्ट है, ये कभी भी क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए ये गए डफरिन के पास, ठीक है, जो उस समय तत्कालिक गवर्नर थे भारत के, और उनके साथ ये सारी चीज़ें चर्चा की। उन्होंने बताया अपना प्लान कि मैं एक ऐसा संगठन की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें सभी भारत के सभी ठीक है जो प्रमुख रूप से नेता हैं ठीक वो आए, ठीक है, और उनका कार्य क्या होगा कि वो अपनी मांगों के एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपके पास रखेंगे। इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किससे कहा? डफरिन से कहा। ठीक, डफरिन ने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आ गए A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख शिल्पकार हैं INC के। ठीक है, INC के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के। INC
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख हैं A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम। किससे चर्चा हुआ? डफरिन से चर्चा हुआ। डफरिन कौन थे? तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब ये चर्चा हो गया शीर्ष स्तर पे। ठीक है, अब A.O. ह्यूम ये क्या किए, अब सभी नेताओं से मिल लिए, जितने भी तत्कालिक समय में राजनीतिक दल थे सभी राजनीतिक दल से मिल लिए, उन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कांग्रेस की स्थापना का पहला कदम चला। अब वास्तव में ठीक है, ध्यान रखिएगा 1885 में, कब भाई? 1885 में एक सभा होना था पूना में। ठीक है, यह तय हुआ कि चलिए सब मिलते हैं पूना में, और पूना में बैठ के अपन बात करते हैं कि किस प्रकार की इसकी संरचना होगी, किस प्रकार का इसका संगठन होगा। ठीक है, जैसे ही ठीक है ये सभा का आयोजन होना रहता है, कुछ समय पूर्व ही पूना में हैजा फैल जाता है। क्या फैल जाता है? हैजा। ठीक है, और इस प्रकार ये जो मीटिंग है ये पोस्टपोन्ड होकर कहाँ चला जाता है? बम्बई में चला जाता है, बम्बई। तो ध्यान रखिएगा अब अगला सम्मेलन हो गया बम्बई में। कुल मिला के बम्बई में 72 सदस्य जो है ठीक शामिल होते हैं, और ये जो शामिल होते हैं तेजपाल संस्कृत ठीक एक विद्यालय था। ध्यान रखिएगा, तेजपाल संस्कृत क्या था भाई? विद्यालय। ठीक है, कहीं कहीं महाविद्यालय लिखता है। ठीक, तो आप समझ जाइए तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस प्रकार का एक मीटिंग होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। अर्थात कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? वोमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? ठीक, वीसी बनर्जी। समझिए, अब ये जो है ये सारे के सारे सदस्य मिलके यहीं पर बंबई में इसी तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। क्लियर है? किसकी स्थापना करते हैं? कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि A.O. ह्यूम ये क्या है? कांग्रेस के प्रमुख शिल्पकार हैं। क्या है? प्रमुख शिल्पकार। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। ठीक, प्रारंभिक रूप से। इसके अलावा इसमें फिरोज शाह मेहता, ठीक, आपके S.N. बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ठीक, साथ ही साथ S.N. बनर्जी, S.N. बनर्जी। ठीक है, S.N. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये इनके प्रमुख सदस्य थे। किसके? कांग्रेस के। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस जो है अब एक संगठन के रूप में बन चुका है। अब कांग्रेस का कार्य क्या हो गया? तो कांग्रेस का कार्य यह था कि अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड को ठीक है सीधा अंग्रेज के पास रखना है, तो अंग्रेजों के पास अर्थात ब्रिटिशर्स के पास, ताकि वो उसको फुलफिल कर सके। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मत आता है, ठीक, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है कि A.O. ह्यूम ये समझ चुका था कि भारत में इस प्रकार की प्रेशर की दशा उत्पन्न हो जा रही है कि अगर किसी भी प्रकार का समस्या आई तो सीधा सीधा ये आंदोलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आंदोलन। इस प्रकार इनके जो ये अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की बातें, इनको निकालने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक संस्था होना चाहिए जहाँ पर ये अपनी बातों को रखें। ठीक है, बातों को रखेंगे तो हम उसकी जानकारी हमको होगी। ठीक है, अगर वो सही है उनका डिमांड तो उस चीज़ को हम फुलफिल करेंगे। इसी सोच से ठीक है A.O. ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना। इसी को कहा गया है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। क्या कहा गया है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। समझिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, चूंकि इसमें चीजों को मांगा जाता था, क्या क्या था? मांगा जाता था, इसीलिए बिपिन चंद्र पाल ने इसको याचना सभा कहा। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र ने क्या कहा? इसको याचना सभा, याचना सभा। ठीक है, लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय ने, सॉरी ये महोदय जो है जरा सा टच करो, चले जाते हैं साइड में। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा, ये जो कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसका भाई? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। वेडनबर्ग उस समय के अंग्रेज थे, वेडनबर्ग, ठीक, इन्होंने ही वो सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी दिया था। ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व
ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी किसने दिया था? वेडनबर्ग ने दिया था। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कांग्रेस से आगे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का ये गठन हो चुका है, ठीक, इसके सारे सदस्य आ चुके। अब कांग्रेस के हम देखते हैं किस प्रकार से आगे का काम करता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस का पहला अध्यक्षता हुआ था, ठीक, कब? 1885 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक एक करके इन सब चीज को देख लेते हैं। अब आ जाइए, हमारा व्हाइट आइए, पिंक आइए। 1885 में हमने, ठीक, बंबई में पहला अध्यक्ष हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पहला बैठक उसके अध्यक्षता थे WC बनर्जी। क्लियर है? दूसरी बार अध्यक्षता होता है कलकत्ता में। ठीक, दूसरी सम्मेलन होता है कलकत्ता में, यहाँ थे दादा भाई नौरोजी। एक एक करके समझिए आप इनको। ठीक, ध्यान रखिए, दादा भाई नौरोजी ये जो थे ये फारसी थे। ध्यान रखिएगा, फारसी। इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम फारसी कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो वो प्रथम फारसी थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस की क्या किया? अध्यक्षता किया। क्लियर? ठीक है, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक, दूसरे अध्यक्ष थे आपका दादा भाई नौरोजी, लेकिन ये प्रथम थे फारसी दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा, तीसरा था मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये आपके अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब पूरा नाम है। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो तीन चीजें हो गई, प्रथम अध्यक्ष आपके WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरा हो गया बदरुद्दीन तैयब जी आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्लियर है? अब आ जाइए चौथा अध्यक्ष, चौथा जो सम्मेलन होता है वो इलाहाबाद में होता है। ठीक, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अर्थात प्रथम यूरोपियन होते हैं, ठीक है, जो अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। इस प्रकार ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम अंग्रेज है। ध्यान रखिएगा, प्रथम अंग्रेज ब्रिटिशर्स जिन्होंने क्या किया? ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता किया। तो पहला, ठीक, ये भी पहला है ओवरऑल कांग्रेस के दृष्टिकोण से। ये है फारसी, ये है प्रथम मुस्लिम, ये है प्रथम ब्रिटिशर्स। चलिए इस प्रकार से, ठीक है, हमारा ये क्रम पूरा चलता रहता है। चलिए अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पकड़िए अब यहाँ पर, अब समझिए। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट को देखते हैं, जैसे कि 1890, इस सन को याद कीजिए, 1890 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, यहाँ पर फिरोज शाह जो है इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, ठीक, फिरोज शाह। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह थे। यहाँ पर पहली बार कोई ग्रेजुएट महिला, ठीक है, भारत की पहली ग्रेजुएट महिला कादम्बरी गांगुली, ये जो है, ठीक, कांग्रेस को ज्वाइन करती है। ध्यान रखिएगा, कादम्बरी गांगुली कौन है? ये भारत की प्रथम स्नातक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला स्नातक। ठीक है, कादम्बरी गांगुली ये जो है भारत में आपके कांग्रेस को ज्वाइन करती है, अर्थात कांग्रेस में शामिल होती है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, अगला महत्वपूर्ण है, ठीक, 1906, सीधा ये 1906, ये भी कलकत्ता अधिवेशन है। ठीक, जबकि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, अर्थात भीष्म पितामह टाइप का। ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो दादा भाई नौरोजी इसी बैठक में सबसे पहली बार स्वराज की बात किए थे। ध्यान रखिएगा, किसका बात किए थे? स्वराज का। ठीक, इस चीज को समझिएगा, किसका बात किए थे? स्वराज। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाएगा तो इससे पहले, ठीक है, स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। समझिएगा उस चीज को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे के सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट था। अगला है 1907। ध्यान रखिएगा, 1907 सबसे हिंसात्मक था। ठीक है, सूरत अधिवेशन, मद्रास नहीं, ठीक, सूरत अधिवेशन। ठीक, यहाँ के अध्यक्ष थे राज बिहारी घोष। वास्तव में क्या हुआ था, ये जो सम्मेलन है, ये इसका आयोजन नागपुर में करने का प्लान था उग्रवादियों का, अर्थात, ठीक, उग्रपंथियों का। कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, एक को कहा जाता था, ठीक, उदारवादी, दूसरे को कहा जाता था उग्रपंथी। उदारवादी वे थे जो, ठीक है, शासन के साथ नियम कानून, ठीक, प्रार्थना पत्र, याचना पत्र आदि के माध्यम से, ठीक, अपने कार्य को करते थे। और उग्रपंथी वे थे जो हिंसा के माध्यम से, ठीक, अपनी मांगों को मनवाते थे। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो उग्रपंथी थे उन्होंने ये कहा कि आयोजन जो है कांग्रेस का जो बैठक है वो होना चाहिए नागपुर में, जबकि जो नरमपंथी है इन्होंने, ठीक, ये जो दल है इन्होंने कहा कि इसका आयोजन सूरत में होना चाहिए।
ठीक है, कहां पर होना चाहिए? सूरत में। चलिए, अब ये तय हो गया सूरत में होना चाहिए। दूसरा मुद्दा यहां था कि कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक, तो नरमपंथी ने कहा कि रास बिहारी घोष, गरमपंथी वाले ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक। कुछ किताबों में ठीक है लाला लाजपत राय का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को लेके चलिए। तो बाल गंगाधर तिलक वर्सेस रास बिहारी घोष। परंतु इस समय ध्यान रखिएगा, ठीक, कांग्रेस में नरमपंथियों का बोलबाला था, उनकी संख्या ज्यादा थी और इसी कारण यहां पर रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, परंतु यहां पर एक कांड हो जाता है। ठीक, यहां पर हाथापाई हो जाता है इसी प्रयास में, और यहां पर ठीक है ध्यान रखिएगा हाथापाई की नौबत आती, मारपीट हो जाता है। ठीक, अंतिम रूप से जो गरम दल वाले हैं, गरमपंथी है, वो बाहर चले आते हैं ठीक बैठक को छोड़ के, और नरमपंथी जो है रास बिहारी घोष को ठीक अध्यक्ष बना देते हैं, फिर आगे का कार्य को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस का विभाजन दो दल में सूरत अधिवेशन में हुआ। कौन कौन सा? ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी। ध्यान रखिएगा ये दो दल बन गए, नरमपंथी और गरमपंथी। क्लियर है? अब आ जाइए अगला प्रमुख। ठीक, ध्यान रखिएगा प्रमुख की बात कर रहा हूं ना। ठीक है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की खास बात यह है कि यहाँ की पहली, भारत में अभी तक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट बनी, अर्थात ठीक ये कौन है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। समझ में आया? ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी ठीक एनी बेसेंट। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा अमृतसर से ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए आप आगे देख लेते हैं, यहां भी ध्यान रखिएगा कुछ विशेष नहीं है। ठीक, बाकी चीजों को आप देख लीजिएगा कि 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, लाला लाजपत राय, यहां पर आपका असहयोग का जो था प्रस्ताव वो पारित हुआ था। ठीक है, 1921 में आपका आपका 1922 का याद रखिएगा। ठीक, गया आंदोलन, गया में आपके CR दास थे, चित्तरंजन दास, और यहीं पर ठीक है इसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। ठीक, अब आ जाइए अगला था प्रमुख रूप से। अब आइए ठीक है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक, बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है 1924 का जिसमें महात्मा गांधी जो है प्रथम बार क्या हुए थे? अध्यक्ष बने थे, या एकमात्र बार कहना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्ष कहाँ किया गया था अध्यक्षता? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं हम। ठीक है, 1925 में कानपुर में अगला सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती है। और सरोजिनी नायडू कौन? तो सरोजिनी नायडू को अब हम क्या कहेंगे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे भाई? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और ओवरऑल कहेंगे तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट याद रखिए, कानपुर अधिवेशन। अगला देख लेते हैं 1929 का। ठीक है, लाहौर, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा ना। ठीक, आपका लाहौर और कराची अधिवेशन, ये दो बहुत पूछा जाता है। ठीक, लाहौर अधिवेशन ये हो गया, कराची अधिवेशन ये 1929 और 1931 का। 1929 का जो कराची अधिवेशन है, यहीं पर ठीक है जो अध्यक्ष है आपके जवाहरलाल नेहरू, वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग को रख लेते हैं। पूर्ण स्वाधीनता, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहाँ उठती है? लाहौर अधिवेशन, ये पूछा जाता है। ठीक, कराची अधिवेशन की बात करते हैं। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में पहली बार ध्यान रखिएगा कांग्रेस में ठीक है मूल अधिकार की मांग की गई। ध्यान रखिएगा किसकी? मूल अधिकारों का। ठीक, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय कार्यक्रम, इन दोनों को पारित किया गया। मूल अधिकार साथ ही साथ राष्ट्रीय आय कार्यक्रम। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर और आपका इंपॉर्टेंट कौन है भाई? ठीक, यहाँ पर आपका 1937 का इंपॉर्टेंट है फैजपुर अधिवेशन। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम ऐसा अधिवेशन है ठीक जो गांव में हुआ था, फैजपुर गांव में। ठीक, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो है फैजपुर अधिवेशन। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब देख लेते हैं 1938 का हीरापुर अधिवेशन। भाई हीरापुर अधिवेशन, इसका खास बात यह है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तव में ध्यान रखिए, ये तो चलिए ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, हीरापुर के जस्ट बाद अगला अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। ठीक है, 1939 में। यहां पर भी आपके इन दोनों में ठीक कौन नाम आया था आपका? सुभाष चंद्र बोस का। परंतु ये जो दूसरा सम्मेलन है, यहाँ पर महात्मा गांधी जो अपने उम्मीदवार सी राजगोपालाचारी को प्रस्तावित कर देते हैं। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी को ध्यान रखिएगा प्रस्तावित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई इनको अध्यक्ष बनाया जाए। परंतु
ठीक है, जो विपक्ष वाले हैं, ठीक, वो विपक्ष वाले चाहते थे कि क्या बने, ठीक, आप सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ये नहीं चाहते थे कि हम महात्मा गांधी से सीधा सीधा भिड़े, तो इन्होंने क्या किया, खुद, ठीक है, आपके अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस छोड़ के वापस चले गए। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है दोबारा चुना गया था, लेकिन ठीक गांधी जी ने यहाँ पर अपना क्या कर दिया, ठीक है, अपना मत जाहिर किया कि मैं किसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं बनाना चाहता हूँ पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को, इन सारी झगड़ों के बीच में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा ना, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आप सीधा देख लीजिए आप, ठीक है, अगला इसके बाद, ठीक, केवल नाम याद रखना है, ठीक, विशेष कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक एक चीज़ों को ज़्यादा वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं, एक बार आप चार्ट को पढ़िए, जहां पर कुछ कार्य हुआ उसको याद करिएगा। चलिए, कांग्रेस के दो दल हैं, ठीक, पहला है उदारवादी और दूसरा है उग्रवादी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, हम इतिहास में सामान्यतः ये देखते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक, उदारवादियों का दबदबा रहता है कांग्रेस में। किसका? उदारवादियों का। ठीक, कौन कौन थे भाई उदारवादी? ठीक, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो थे उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अपनी जो मांग है, ठीक है, अपनी डिमांड को संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत करते थे, संवैधानिक माध्यम से, अर्थात आज्ञा पत्र, लेटर पत्र, ठीक है, ये सब चीज़ों के माध्यम से अपनी शिकायतों को, अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। ठीक है, वही उग्रवादी दल, ठीक है, ये बोलते थे ये सब मांगना चीज़ हमको पसंद नहीं है, ठीक, ये सब याचना है, भिक्षावृत्ति है। क्या है? लाला लाजपत राय ने भिक्षावृत्ति कहा है इसको। ठीक है, हम मांगने वाले नहीं, हम लूट लेंगे, ठीक है, दे दें, आप दो, ठीक है, तो अच्छी बात, नहीं दोगे तो हम अपने अधिकार को छीन लेंगे। और ये था उग्रवादी काल। ध्यान रखिएगा, 1905 से लेकर 1919 तक, ध्यान रखिएगा, 1905 से लेकर 1919 तक। ठीक, इसमें प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, बाद में जो अरविंद घोष है ये संन्यास ले लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा ना, संन्यास। ठीक, अभी ये उग्रवादी है, उग्रपंथी में है, बाद में बिपिन चंद्र पाल जो है संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, अब पांडिचेरी चल जाते हैं, अपने एक नया आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक, इनका मांग कुछ नहीं है, ठीक, ये अपनी चीजों को बल के माध्यम से बलपूर्वक मनवाते थे। अब हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन को। ठीक है, बंगाल विभाजन का पृष्ठभूमि ये समझिए कि अब बंगाल जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ हो गया। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा संकेंद्रण कहाँ हो गया? बंगाल से सारी चीजें नियंत्रित, निर्देशित की जाती थी। ठीक है, इसी समय अंग्रेजों ने, ठीक है, बंगाल को अलग अलग, अर्थात बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। ठीक है, इनका कहना यह था कि हम प्रशासनिक असुविधा, क्योंकि बंगाल जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक, इनका कहना था कि बंगाल में प्रशासन को संभालने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को दो अलग अलग भागों में बांट रहे। परंतु वास्तविकता ये नहीं था। वास्तविकता ये था कि बंगाल जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था और ये उनको, ठीक है, बांटना चाह रहे थे। तो मूल उद्देश्य उनका था क्रांतिकारी गतिविधियों को विभाजित करना। प्लानिंग भी कुछ इस प्रकार से किए थे। इन्होंने दो भाग में बांटा था ना, जुलाई में, ध्यान रखिएगा, जुलाई 1920 में बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जुलाई में। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक, कब हुआ था? जुलाई 1905 में, ध्यान रखिएगा, 1905। ठीक है, अब हुआ क्या? ध्यान रखिएगा, दो बंगाल है। ठीक है, एक है पूर्वी बंगाल, ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल, समझे? ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है, प्लानिंग ये था कि इसका राजधानी क्या बना दिया जाए? ढाका, और इसका राजधानी मुर्शिदाबाद। ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद। ठीक है, बाद में हालांकि ये कलकत्ता हो गया, क्लियर है? ठीक है, मुर्शिदाबाद को बनाने का प्लान था। अब इनका प्लान देखिएगा। ठीक है, ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया था, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल का मतलब ये समझिए कि बंगाल के दृष्टिकोण से, समझे ना? ठीक, तो ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर प्लानिंग ऐसा था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदू क्या था? यहाँ पर बहुल थे। ठीक, हिंदू यहाँ पर बहुल थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, हिंदू बहुल। ठीक, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम जो थे ये अल्पसंख्यक थे, तो
इस जगह पे जहाँ यहाँ पर हिंदू की बहुल्यता थी, ठीक, और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, यहाँ पर ऐसा प्लान किया गया। इस पूर्वी बंगाल में आ जाइए तो पूर्वी बंगाल में यहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम जो थे, ठीक, वो बहुसंख्यक थे और जो हिंदू थे वो अल्पसंख्यक, मतलब दोनों तरफ, ठीक, वो जो बैलेंस था उसको बिगाड़ दिया। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो दूसरी तरफ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। इस प्रकार का ये प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार की घोषणा कर दी कब? जुलाई 1905 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, बंगाल विभाजन, ठीक, कारण देख लीजिए। कारण हमने बताया, क्या बताया? ठीक, प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा, ये किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेजों के हिसाब से। और हम, ठीक है, बाकी वास्तविकता क्या थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना, ठीक है, क्रांतिकारी, ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधि का दमन करना इनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। काम क्या करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। जुलाई में, कब? जुलाई, ठीक है, जुलाई 1905 में, ठीक है, ये घोषणा हो जाती है कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, ठीक है। इसके तत्काल में क्या होता है? 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को, ठीक, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है उस टाउन हॉल में बैठक होता है, ठीक है, और वहां पर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं और वहीं से पूरा दल जो है, ठीक, आंदोलन करते हुए बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा, बंगाल के टाउन हॉल में, ठीक, बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, वहां से सारा चीज प्लानिंग हो जाता है और वहां से इस चीज का विरोध करते हुए निकलते हैं। और ये बंगाल विभाजन कब लागू होता है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। अब इस दिन के बारे में समझिए आप। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया और इसी दिन, जिस दिन, ठीक, बंगाल विभाजन लागू हुआ, ठीक, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब समझिए यहाँ पर ठीक, सब लोग जो है, ठीक है, पैदल चलने लगे, ठीक, ध्यान रखिएगा, पैदल चलने लगे और यहाँ पर पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। मतलब यहाँ पर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ये जो अलग अलग क्षेत्र हो गया था प्रशासनिक रूप से, अब यहाँ के एक दूसरे को लोग, मतलब लोग क्या करते, एक दूसरे को रक्षाबंधन अर्थात राखी बांध रहे थे, ठीक, ध्यान रखिएगा, एकता का प्रतीक था वो, ठीक है। अब आज ये दूसरा चीज, यहाँ पर 2 विशेष प्रकार के गाने का प्रचलन हुआ। ध्यान रखिए, वंदे मातरम और अमार सुनार बंगाल, ये 2 गीत जो है यहाँ के लोग गा रहे थे। बाद में आप देखिएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत बना और वहीं पर अमार सुनार बंगाल जो है, ठीक है, कहाँ का? तो बांग्लादेश का गीत बना। चलिए ये चीजें हो गई। चलिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इस चीज को समझ लिए कि ये चीजें हो रही है, ठीक है। इसमें फल क्या निकला? ठीक, तो परिणाम ये निकला कि इन्होंने एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण किया। किसने? कांग्रेस ने, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। और क्या क्या काम करते हैं इसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके कांग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया, उसको कहते हैं, ठीक, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अर्थात स्वदेशी अपनाओ, ठीक, क्या करो भाई? स्वदेशी अपनाओ, ठीक, और ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। किसका? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक। आपसे ये भी पूछा जाएगा ना कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है ये क्यों प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना है कि ये बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ, ठीक है। अर्थात स्वदेशी वस्तुओं को हमको अपनाना है, विदेशी वस्तुओं को क्या करना है? बहिष्कार करना है। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाला आके व्यापार हमारे यहाँ कर रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ से पैसा कमा रहा है और हम ही को पंगु बना रहा है। चलिए अब यहाँ पर कार्यक्रम देख लेते हैं। पहला कार्यक्रम ही है हमारा, ठीक है, क्या कार्यक्रम? कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर का कपड़ा, ठीक, और लिवरपूल का नमक, ठीक, 2 जगह से सामान आते थे। पहला मैनचेस्टर और लिवरपूल, ठीक है। तो मैनचेस्टर से क्या आता था? तो मैनचेस्टर से सूती कपड़ा आता था भारत में। क्या आता था भाई? सूती कपड़ा। और लिवरपूल से आता था नमक। तो इन दोनों का क्या करने का प्लान किया गया? बहिष्कार करना है, ठीक, आया समझ में? दूसरा, यहां पर यह प्लान किया गया कि सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में जनसभा का आयोजन करें और वहां पर विरोध प्रदर्शन करें, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जो है, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पे
ठीक, देखिए प्रमुख रूप से ढाका में होना है, मुर्शिदाबाद में होना है, लेकिन गांव-गांव में, ठीक है, वहां पर भी लोग क्या करें, इकट्ठा हो, जनसभा का आयोजन करें और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन करें। ठीक, ये निर्णय लिया गया। बहुत सारी समितियों का गठन किया गया अलग अलग कार्यों के लिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग कार्यों को निर्धारित करने के लिए, ठीक, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब परंपरागत उत्सवों को बढ़ावा दिया गया। ठीक, जैसे कि गणेश उत्सव, इस चीज को आप जान रहे हैं ना। ठीक, तिलक जी ने, ठीक है, कहां पर, बंबई में, ठीक, गणेश उत्सव प्रारंभ करवाया, गणेश उत्सव। ठीक है, ये जो है परंपरागत त्योहार के माध्यम से जो क्षेत्रीय एकता को स्थापित करने का प्रयास था। इस चीज को समझिए, किस चीज को, क्षेत्रीय एकता को स्थापित करने का प्रयास था। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी, शिक्षा देना। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर उन्मुख करने का यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, और अगला है, ठीक, स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन। इसी उद्योग के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो उद्योगपति भारत में, उन्होंने क्या किया, स्वदेशी को अपनाया और, ठीक है, अपने उद्योग के माध्यम से भारत में उन्होंने सेवा प्रदान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको अपनाया भाई, स्वदेशियों को अपनाया, स्वदेशी उद्योग की स्थापना की बात की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ठीक, ये कम से कम प्रथम ध्यान रखिएगा, बंगाल का ये जो बंगाल विभाजन आंदोलन को क्या कहा जाता है, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा मास मूवमेंट में बड़े पैमाने पे यहाँ पर उनके द्वारा भाग लिया गया था। अब समझिएगा, ठीक, ये आंदोलन जो है 1911 में, ठीक है, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक, दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद 1911 में ये आदेश जो है भंग कर दिया जाता है, अर्थात बंग भंग जो है वो समाप्त हो जाता है 1911 में। क्लियर है? ठीक है, 1905 में, ठीक, बंगाल को विभाजित किया जाता है और 1911 में इसको क्या कर दिया, समाप्त किया जाता है। ठीक है, बाद में आगे जाके राजधानी ही परिवर्तन हो जाता है, दिल्ली से, आपका बंगाल से दिल्ली हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये चीजें चल रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम जो प्रांत है या मुस्लिम जो व्यक्ति है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने क्या किया, ठीक है, कुछ लोगों ने मिलके ये शिमला चले गए। कहाँ चले गए, शिमला, लॉर्ड मिंटो से मिलने। कहाँ मिलने, लॉर्ड मिंटो से मिलने। ठीक है, अब मिंटो को इन्होंने ये बोला कि हमको क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन। समझिएगा इस चीज को, पृथक निर्वाचन की मांग कर ली और उसी चीज को इन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन ये कब बनता है, 1919 में बनता है। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखिएगा, मिंटो ने इनको ये सजेस्ट किया कि आप लोग जो है अपना एक संगठन के निर्माण करें और उसके लिए ढाका में बैठक होता है। कहाँ पर, ढाका में। ठीक, सलीमुल्लाह खां इसके अध्यक्ष बनते हैं, सलीम उल्लाह खां इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष। ध्यान रखिए साथ में आगा खां भी थे, आगा खां। ठीक, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है, वास्तव में कौन थे भाई, ये जो सलीमुल्लाह खां थे ये उस समय बंगाल के नवाब थे। ठीक, तो आप समझिएगा सलीमुल्लाह खां जो थे बंगाल के नवाब, ये कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन, सलीमुल्लाह खां। बाद में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन होता है, ध्यान रखिएगा, प्रथम सम्मेलन ये होता है अमृतसर में। ठीक, और यहाँ पर मुश्ताक अली, ठीक, मुश्ताक अहमद, ठीक, मुश्ताक, ये जो है अली के कई पुस्तकों में लिखता है, ये जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। तब यानी वो संस्थापक अध्यक्ष, ये प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष मुश्ताक अली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अमृतसर में ये हो गया इस प्रकार। ठीक, तो अब समझिए कि अब ये जो काम है, ठीक, मतलब मुस्लिम जो है वो खुद चाह रहे हैं कि हमको क्या करना है, एक अलग से राजनीतिक दल का निर्माण करना है। इसमें भारत पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, ये केवल ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का हित जो है मुस्लिम लोगों के ही हाथ में हो, इसलिए इन्होंने क्या खड़ा किया, मुस्लिम लीग की स्थापना किया। ठीक है, अभी पाकिस्तान निर्माण की बात ही नहीं हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक पे। आगे जाके देखते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। ठीक, सूरत अधिवेशन के बाद समझ लीजिए, ठीक है, सूरत अधिवेशन की भी चर्चा हम कर चुके थे। रास बिहारी घोष क्या थे, वहां के अध्यक्ष थे। ये था आपका, ठीक है, लड़ाई था दो चीजों के बीच में, गरम दल और नरम दल। गरम दल जो लोग हैं वो आपके तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले आपके रास बिहारी बोस को, रास
बिहारी बोस को, अंतिम में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस चीज की चर्चा हम कर चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी का जो गठन था वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ध्यान रखिएगा, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, लाला हरदयाल द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना इत्यादि द्वारा, लेकिन प्रमुख नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल। अब यहां समझिए ये कौन थे, ठीक है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है, जो भारतीय सेना में थे या भारतीय कार्य कर रहे थे, ये जो विस्थापित होकर अमेरिका और कनाडा गए थे, उन्हीं लोगों का ये संगठन था। उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, आपका गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में, और इन्हीं के द्वारा गदर नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, जो कि उर्दू भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ये पूछा गया एग्जाम में, गदर पत्रिका का सबसे पहला प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? उर्दू भाषा में। बाद में वो अलग अलग भाषाओं में आया, ठीक है। इसका टारगेट ये था, ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करना चाह रहे थे। इनका प्रमुख केंद्र था पंजाब। पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के लोगों को ये, ठीक है, फंडिंग प्रोवाइड कराते थे, हथियार प्रोवाइड कराते थे पंजाब में, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। कौन? गदर पार्टी के लोग। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। अब समझिए, ठीक है, होम रूल आंदोलन को सिंपली समझ लीजिए। होम रूल आंदोलन का मतलब होता है अपने, देखिए, ब्रिटिश के अधीन रहते हुए, ठीक है, भारतीय लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करे, एक प्रकार का स्वराज टाइप का, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का स्वराज, होम रूल ना, स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह था कि आयरलैंड में इस प्रकार का कार्यक्रम ऑलरेडी चल चुका था, और आयरलैंड से आई थी मैडम एनी बेसेंट। कौन आई थी? एनी बेसेंट। तो दो चीजें हम करेंगे, एक तरफ करेंगे एनी बेसेंट को, और दूसरी तरफ रखेंगे हम तिलक जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट और तिलक, ठीक, ये दो लोग हैं। भारत में सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक, बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने, ठीक है, 1916 में, ध्यान रखिएगा, 1916 में, ठीक है, 1916 अभी कौन सा? अगस्त, ध्यान रखिएगा, अप्रैल, सॉरी, अप्रैल 1916 में, ठीक है, आपके कौन सा अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन में इसका क्या किया गया? गठन किया गया अधिवेशन में, ठीक है, तिलक द्वारा स्थापित, ठीक है, आपके होम रूल आंदोलन का गठन किया गया। यहां पर यह निर्णय हुआ, ध्यान रखिएगा, ये पूरा कहां फैला था? ये महाराष्ट्र में फैला था, बंबई को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, बंबई को छोड़ के संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार था, ठीक है। मतलब तिलक के जो होम रूल आंदोलन का इसका विस्तार इन क्षेत्रों पर था। आगे जाके हम देखते हैं एनी बेसेंट आती है, ये इनका प्रारंभ होता है सितंबर में। कब? सितंबर 1916 को इनका, ठीक है, आपका होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है। ये मद्रास के अड्यार में जाते हैं, मुख्यालय बनाते हैं उसको, कहां पर? मद्रास के अड्यार, ध्यान रखिएगा, मद्रास के अड्यार को अपना मुख्यालय बनाते हैं, और जॉर्ज अरुंडले इनके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सचिव, अध्यक्ष नहीं, सचिव। कौन थे भाई? अरुंडले। क्लियर है? इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो होम रूल आंदोलन था उसका प्रयास था कि ब्रिटिश शासन के अधीन में रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति करना, ठीक है। और इसके लिए तिलक जो है ये प्रयास करते हैं 1916 में, अप्रैल 1916 में बेलगांव अधिवेशन में इस चीज को, ठीक है, स्थापित करते हैं। इनका क्षेत्र ये है, ठीक है। एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में सचिव थे, ठीक है, अरुंडले। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्य क्षेत्र था, ठीक, ये बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा सदस्य इसमें जुड़े हुए थे, ठीक, सदस्य के हिसाब से, ठीक है। एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था उसमें बहुत सदस्य थे, ठीक। जितने भी आप कांग्रेस के प्रमुख मतलब नेता को देख लें वो वहीं मिलेंगे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सब के सब, ठीक है, आपके एनी बेसेंट के साथ थे, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों का काम एक ही है, ध्यान रखिएगा, काम एक ही है, आपके होम रूल आंदोलन की प्राप्ति करना, ठीक है, भले इनका माध्यम अलग अलग हो, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि आगे, मतलब ये कब तक चला, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे जाके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, ठीक है। कब होता है भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
1919 में होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1919 को, ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इस सुधार में इनकी मांगों को आंशिक रूप से मान लिया जाता है और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाता है। अधिनियम बाद में है ना, ठीक, 1917 में ये सुधार बन चुका था। ठीक, ध्यान रखिएगा 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, और वही सुधार जो है 2 साल बाद 1919 में अधिनियम के रूप में आता है। तो जैसे ही ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में इसकी चर्चा होती है, 17 की बात है ना, 17 में ही चर्चा होती है, वैसे ही ये पूरा कार्यक्रम विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस से लेकर हम 1919 में कहाँ तक आज गए, होम रूल आंदोलन तक। ठीक है, और इस दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखें। ठीक है, संक्षिप्त रूप से, इस चीज को ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त रूप से हमारा प्रयास है। ठीक, ये जो कोर्सेज चल रही हैं इसको थोड़ा सा ठीक फास्ट मोड पे ले चलें। चलिए, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, ठीक है, 1916 के बाद से लेकर आगे तक। ठीक है, कहाँ तक, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि एक समुचित रूप से चला जाए। तो 1916 से लेकर आगे तक का इतिहास, ठीक है, हम आगे अगले वीडियो पे हम, ठीक है, देंगे आपको। ठीक है, ठीक, तो आप फिर से वही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, आपके नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट बटन से आप जो है अगले वीडियो पे जाएंगे, प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो पे, आई बटन से आप इसके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे आपसे।